Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज। प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो भाई प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहती है। तो भटकने की बात, जैसे कि मैं हमेशा की तरह कहती हूँ, बनती ही नहीं है। कैसे बनेगी भाई जब अवेलेबल ही है। क्या करेंगे हम करेंगे अनपॉपुलर एंड कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज। कानून की बातें हो रही है क्योंकि हमारा चैप्टर ही है पार्लियामेंट और द मेकिंग ऑफ द लॉज। इससे पहले अगर याद है, हमने किसी बहुत ही फेमस लॉ के बारे में पढ़ा था। जिसने सेशन अटेंड किया था उसको इंपॉर्टेंस पता चली होगी कि लॉ की कितनी अच्छी इंपॉर्टेंस होती है। चीज़ें आती हैं, उठती हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट होते होते, उसको इफेक्ट में आते आते कितना साल दर साल लग जाते हैं। बट जो पब्लिक है उनको अपनी आवाज़ बनाए रखनी पड़ती है, जो कि एक बहुत ही क्रूशल एलिमेंट होता है। याद है मैं किस एक्ट की बात कर रही हूँ। बेसिकली मैंने वायलेंस ही बोल दिया तो आपके मुंह से निकल ही जाएगा, आपको आइडिया ही जाएगा कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो था वुमेन के प्रोटेक्शन की, मैं उसकी बात कर रही हूँ। याद है सबको कि भूल गए? जिसको नहीं याद है, जिसने नहीं देखा, तो आप जाइए देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा वो वीडियो। उसके बाद आप जाके आके देखेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। स्टार्ट करने से पहले आपको अपना धर्म निभाना है, अपना कर्म करना है। अपना कर्म करना है। बेसिकली कर्म क्या करना है? लाइक कर देना है। फिर मैं अपना कर्म करूंगी, आपको समझाऊंगी, आपको कॉमेंट करना है, ये भी एक आपका कर्म है, और शेयर करना है, ये भी एक छोटा सा आपका कर्म है। स्टार्ट करें। लाइक कर दिया सबने, चल बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। Let us now look at the situation where the parliament passes laws that turn out to be very unpopular. अब हम उन चीज़ पे फोकस करेंगे, उन लॉज पे फोकस करेंगे जो कभी कभी क्या बोल रहे हैं कि जो पार्लियामेंट पास कर देती है ऐसे लॉ दैट टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर। जो कैसे रहते हैं? अनपॉपुलर से रहते हैं। अनपॉपुलर और पॉपुलर से आप क्या समझ रहे? पॉपुलर अच्छा फेमस, अनपॉपुलर मतलब जो इतना फेमस नहीं है, जो इतना नहीं चल पाया। बेसिकली आया समझ में? Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. कभी कभी क्या होता है, जो लॉ होता है, जो कानून होता है, कभी कभी क्या होता है कि पास कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने पास कर दिया, वैलिड कर दिया कि चलिए वैलिड है और लीगल है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड कह रहा है, दैट मीन्स कि वो चीज़, वो कानून क्या है? वो लीगल है। आया समझ में? बट इट कैन कंटिन्यूज टू बी अनपॉपुलर। ये क्या है? कभी कभी अनपॉपुलर रहता है, इतना नहीं चल पाता, जनता इसे इतना पसंद नहीं करती। क्यों? and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो लॉ बनाया है, ठीक है, पार्लियामेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मान रहा है कि ये अच्छा है, वैलिड है, लीगल है, तो हमें मान्य कर देना चाहिए और जनता को इसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है भाई, बट जनता को ये अनपॉपुलर लगता है, वो नहीं मानती इसको सही। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हार्मफुल है और अनफेयर, ये कुछ गलत हो रहा है और क्या है? हार्मफुल है। आया समझ में? हम क्या बात करें? टॉपिक क्या है? अनपॉपुलर एंड कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज। अनपॉपुलर मतलब जो इतना ज्यादा अच्छा ना हो, अच्छा ना लगे, तो कई बार कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे लॉज बनाता है जो उन्हें सही लगता है बट जनता को सही नहीं लगता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ जाए आगे, चलो। और लाइक जो बोला था कर दिया ना? चल फिर तो कर दिया हो तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा भाई। Hence, people might criticize this law. इसीलिए क्या हो सकता है कि जो पब्लिक है, पब्लिक का बोलबाला है, तो पब्लिक क्या कर सकती है? क्रिटिसाइज कर सकती है, आलोचना कर सकती है इन कानून की। आलोचना तो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो पीपल क्या कर सकती है? पीपल कैन क्रिटिसाइज, माइट क्रिटिसाइज द लॉ। Hold people meetings, write about it in newspapers, report to TV news channels, etc. अब कैसे क्रिटिसाइज करेगी? किस तरीके से करेगी? आपस में तो बात चलो ठीक है, वो तो आपके बात रहेगी, बट अगर गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचानी कि आपका जो लॉ हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो मीटिंग्स या पब्लिक मीटिंग में कुछ ऐसी बातें उठेगी तो सरकार तक जाएगी ये बात कि हाँ ये पसंद नहीं आ रही है। या न्यूज़पेपर में किसी ने बता दिया, इंटरव्यू दे दिया, लिख दिया, तो भी गवर्नमेंट तक जाएगी कि हाँ इस लॉ के खिलाफ बहुत बातें चल रही हैं। देन यार रिपोर्ट हो गया, न्यूज़ चैनल्स में ऐसा आ गया, लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं कि हाँ ये नया कानून बनाया है, हमें सही नहीं लगा है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, अनफेयर है, गलत हो रहा है, तो
सरकार तक ये बात जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन तक ये बात जाएगी, मतलब वही सरकार, कि हाँ ये जो कानून हमने बनाया है जो हमें सही लग रहा है बट जनता पसंद नहीं कर रही है. In a democracy like ours, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. क्या कर सकते हैं, हमारी कैसी कंट्री है, हम बार बार बोलते हैं हमारी कंट्री है डेमोक्रेटिक, इसलिए डेमोक्रेसी लाइक आर्स, जो हमारे भारत की डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो हमारे पास प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, मतलब जनता डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकती है, जनता अपना इंटरफेरेंस डाल सकती है, जनता की ही चलेगी, जनता के लिए ही सरकार है, जनता से ही सरकार है, जैसा कि मैं हमेशा बार बार कहती हूँ. तो इन अ डेमोक्रेसी लाइक आर, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. ऐसे पार्लियामेंट्री जो लॉज हैं, जो रिप्रेसिव हैं, जो अच्छे नहीं लग रहे हैं, जो गलत लग रहे हैं, अनफेयर लग रहे हैं, हार्मफुल लग रहे हैं, जो भी इस टाइप के, तो क्या कर सकती है जनता, अपनी एक्सप्रेस कर सकती अनविलिंगनेस, कि हमें नहीं पसंद, हम नहीं चाह रहे हैं, हमारी विलिंगनेस नहीं है, हम इसके लिए हम रेडी नहीं हैं, हम इसके अगेंस्ट हैं, क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है. जहां अगर हमारी कंट्री मानो मोनार्की होती तो क्या राजा के सामने हम बोल पाते, नहीं, हम बाध्य होते, हमें मजबूरी में डर के जो भी है उनकी बातें, लॉज एंड ऑर्डर्स मानने पड़ते. बट हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं. डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या है कि बोलने का अधिकार है, अपने व्यूज़ रखने का अधिकार है, कोई कुछ नहीं कह सकता. तो भाई जब हमारे व्यूज़ रखने का अधिकार है तो हमें आपका कानून बनाया वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो सिटीजन क्या कर सकते हैं, सिटीजन कैन एक्सप्रेस, जो भाई जनता है एक्सप्रेस कर सकती है, अपनी बातों को बता सकती है. When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament to change this. अगर कुछ लोग बोल रहे हैं 100% में से, अगर 20 लोग बोल रहे हैं तो इट्स ओके, 30 लोग बोल रहे हैं फिर भी ठीक है, कि 100 में से 30%, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं कि 100% ही सब सहमत हो, कोई ना कोई माइनर में भी जो होता है एग्जिस्ट होता है. बट अब बात आ जाती है मेजोरिटी की. मानो 100% में से 60%, 70% या 80% तक की जनता पसंद नहीं कर रही इस लॉ को, अगेंस्ट है इस लॉ के, कि हमें नहीं सही लग रहे आपके कानून, तो फिर बात जाती है पार्लियामेंट पर और उन पर पड़ता है प्रेशर, इस चीज़ का दबाव बनता है कि भाई आपको जो है चेंजेस करने पड़ेंगे या ये कानून को बदलना पड़ेगा. आया समझ में? क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है अनपॉपुलर एंड अनकंट्रोवर्शियल, मतलब कंट्रोवर्शियल, सॉरी, अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज. अन इसलिए निकल गया अनपॉपुलर के कारण, ठीक है, हंसना नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल हंसना नहीं. हो जाती ना गलती, आपसे भी होती, मुझसे भी होती ना, मैं भी इंसान हूँ, भगवान तो नहीं हूँ. भगवान होती तो मैं आशीर्वाद दे रही होती, आपको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दे रही होती, बट मैं टीचर हूँ तो मैं आपको सिखाऊंगी. तो मैं क्या सिखा रही हूँ, अभी क्या पढ़ा रही हूँ, कि अगर कोई भी कानून जनता को सही नहीं लगता है, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, जनता अपने एक्सप्रेस कर सकती है व्यूज़, अपने जो अग्री नहीं कर रही है, जो उनको लग रहा है अनविलिंगनेस, जो उनको नहीं सही लग रहा, वो व्यू एक्सप्रेस कर सकती है. अब क्या होता है, एक्सप्रेस तो कर सकती है व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू फील दैट अ रॉन्ग लॉ. जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल को लगता है, ग्रुप ऑफ पीपल को लगता है ये जो लॉ है वो गलत है, वो सही नहीं लग रहा है, तब क्या करना पड़ता है, प्रेशर पड़ता है किस पे, पार्लियामेंट पर, कि भाई इसमें इनको बदलाव जाए. क्योंकि जब जनता ही खुश नहीं है, जनता की मांग ही नहीं, जनता ही अगेंस्ट जा रही है, तो फिर किस बात का कानून, तो उसमें बदलाव लाने पड़ते. क्यों? क्योंकि बात मेजोरिटी की आ जाती है ना, कि लार्ज नंबर, थोड़े बहुत हो तो चलता है, थोड़े बहुत तो अच्छे लॉज में भी कोई ना कोई अगेंस्ट डालेंगे, जो है बोल देंगे ना, कुछ ना कुछ चिड़ेंगे, नाराजगी जताएंगे. बट अगर मेजोरिटी हो रही है तो फिर दिक्कत वाली बात है, भाई बदलना पड़ेगा. आया समझ में? चलिए. Indian nationalists protested and criticized arbitrary and repressive laws being enforced by the British. जैसे जो इंडियन, कौन इंडियन नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट कौन है भाई, इंडियन तो है ही, फिर नेशनलिस्ट बोल रहे हैं, मतलब भारत में जो रहते थे, कब की बात हो रही, कॉलोनियल रूल की बात कर रही है, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम की बात कर रहे हैं. तो जो नेशनलिस्ट थे, जो भाई फ्रीडम फाइटर टाइप के, जो लगे रहते थे अपने देश के लिए, ठीक है, वो प्रोटेस्ट करते थे, अगेंस्ट जाते थे, क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे किन चीज़ की, आर्बिट्रेरी एंड रिप्रेसिव लॉज बीइंग एनफोर्स्ड बाय द ब्रिटिश. आर्बिट्रेरी मतलब मन माने ऐसे लॉज जो उनकी मर्जी से, जिसमें जनता का कोई हाथ नहीं, जनता इंटरेस्टेड ही नहीं, बट ज़बरदस्ती से क्रूअल और अनजस्ट लॉज बनाए जाते हैं, बहुत ही गलत लॉज बनाए जाते हैं, जो भाई दिक्कत देते हैं, जो हार्मफुल होते हैं, अनफेयर होते हैं, तो उसके अगेंस्ट क्या प्रोटेस्ट किया जाता था. कब की बात हो रही, इंडियन नेशनलिस्ट ने प्रोटेस्ट किया था. आया समझ में? कैसे क्या होता है कि भाई जब सही नहीं लग रहा उनको कुछ भी कानून, ऐसे बहुत से कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे बने थे. क्यों? क्योंकि वो मनमाने कानून बनाते थे, वो अपने फायदे के लिए कानून बनाते थे, पब्लिक बेचारी हार्म, उनके लिए हार्म रहता था,
उनको अनइक्वल ट्रीट होता था, उनको गलत लगता था, उनको अनफेयर लगता था, तो प्रोटेस्ट करती थी इस लॉ के अगेंस्ट. Several examples of people and communities who have struggled to end unjust laws. बहुत सी ऐसी communities हैं, बहुत से ऐसे हम एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें ये पता चलेगा कि क्या है, जो लॉज हैं, जो कानून हैं, उनके लिए उन्होंने बदलने के लिए स्ट्रगल करा. सेवरल एग्जाम्पल ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज हु हैव स्ट्रगल टू एंड अनजस्ट लॉज. जो अनजस्ट लॉज हैं उनको एंड करने के लिए जिन्होंने क्या करा, स्ट्रगल किया. आया समझ में. रोसा पार्क, एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन, रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन दिसंबर 1995. 7th में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही था, वेरी फर्स्ट चैप्टर में 7th क्लास में था रोजा पार्क के बारे में. रोजा पार्क का किसी को क्या याद है? 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी आप 8th में है. क्या किसी को कुछ भी याद है? क्या करो, फटाफट से कमेंट में बता दो, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ आपको याद होगा. आया याद? 10 सेकेंड से चलो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए. आपको 7th में भी था तो उम्मीद करती हूँ याद तो होना चाहिए. जिसको याद आ गया होगा उसने कमेंट में बता दिया होगा. चलो, रोजा पार्क कौन थी? ये हम क्या बता रहे हैं, एक अगेंस्ट कैसे अनविलिंगनेस शो करते हैं. तो रोजा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन लेडी थी, वुमेन थी, जो उन्होंने क्या करा था, अपनी सीट 1 दिसंबर 1955 की बात है, एक वाइट मैन को अपनी सीट देने से मना कर दिया था. सीट देने से मना कर दिया था, तो अब इसका डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? जिनको याद होगा तो उनको पता होगा, जो भूल गए होंगे वो खुद सोच रहे होंगे हाँ याद आ रहा होगा हल्का फुल्का, या जिनको बिल्कुल ही पता नहीं होगा, बिल्कुल ही गुल हो गया होगा उनके दिमाग से, तो सोच रहे होंगे सीट देने से मना कर दिया वाइट मैन को, इससे क्या हो रहा है. शी वॉज प्रोटेस्टिंग द लॉ ऑन segregation that divide up all public spaces including the streets between the whiteness and the African Americans. अब क्या था, वाइट क्यों बोल रहे हैं, जो अमेरिकन से वाइट, अफ्रीकन कैसे होते हैं, थोड़ा सा उनका जो कॉम्प्लेक्शन है डार्क होता है, तो वो स्लेव एज अगर आपको याद हो तो ये कहा जाता था कि अमेरिकन जो पुराने टाइम पे किनको, जो अफ्रीकन लोग थे अफ्रीका से अपने स्लेव्स बना के लाए थे, मतलब जो इनके एंसेस्टर्स थे पहले स्लेव रहे होंगे किनके, अमेरिकन के, तो उनको अनइक्वल ही ट्रीट किया जाता है कि आप स्लेव ही हैं, आप अफ्रीकन अमेरिकन है, मतलब अफ्रीका के आ गए हैं, अमेरिका में आ गए तो आपको अफ्रीकन अमेरिकन बोलेंगे, आप स्लेव ही हैं, मतलब हम आपको, हमारे स्कूल्स अलग होंगे, हमारा सब कुछ अलग होगा, अगर आप कहीं बैठे तो आपको उठा के हम वहाँ बैठ जाएंगे क्योंकि हम हैं, हमारा राज है. तो इस तरीके से उनके साथ बहुत गलत होता था. तो क्या है, उन्होंने एक तरीके से शी वॉज प्रोटेस्टिंग द लॉज ऑन सेग्रीगेशन दैट डिवाइड्स अप ऑल पब्लिक स्पेसेस, जो क्या है, सारे पब्लिक स्पेसेस में जो अपना दबदबा जमा के नहीं हम ही रहेंगे, हम ही इसमें घूमेंगे, हम ही यूज़ करेंगे, आप नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आप तो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, आपके एंसेस्टर्स तो हमारे स्लेव थे, यानी हम भी आपको ऐसे ट्रीट करेंगे गलत तरीके से. तो ऑल पब्लिक प्लेसेस स्पेसेस इंक्लूडिंग द स्ट्रीट्स बिटवीन द वाइट्स एंड द अफ्रीकन अमेरिकन, मतलब जो भी एक डिवीजन चलता था कि ये तेरा, ये मेरा, तुम ये यूज़ नहीं करोगे क्योंकि हमारा है, हम तुम्हें यूज़ नहीं करने देंगे, इस टाइप से जो अलगाव, कि स्कूल्स भी अलग, अगर याद हो ये तक था कि स्कूल्स भी अलग था. और स्कूल कैसे थे, स्कूल में अच्छे टीचर्स नहीं थे, अच्छी फैसिलिटीज़ तो बिल्कुल भी नहीं थी. तो इस टाइप का जो कह सकते भेदभाव, तो उन सब के अगेंस्ट एक तरीके से इसने प्रोटेस्ट किया. किसने? रोसा पार्क ने, कि आप किस हक से, मैं आ रही हूँ काम से, मैं अपना बैठी हुई हूँ, जब सीट में मैं बैठी हूँ तो आप किस हक से मेरी सीट मांग रहे हैं, क्या सोच के आप मेरी सीट मांग रहे हैं कि मैं आपको अपनी सीट दे दूंगी. तो उन्होंने प्रोटेस्ट करा. जब वो उठी ही नहीं तो एक तरीके से उसकी वाइट मैन की ईगो हट हुई, तो बहुत धुएं की तरह, आग की तरह बात फैली. देखिए किस तरीके से वाइट मैन ने रोजा पार्क ऐसे बैठी, उन्होंने अपनी सीट देने से मना कर दिया. आया समझ में, इस तरीके का इमेज है. आगे बढ़े, चलिए. Her refusal was a key event that marked the start of the civil rights movement which led the Civil Rights Act in 1964. अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने कर दिया था मना. हर रिफ्यूज़ल, किसने? रोज़ा पार्क ने कर दिया था मना. तो उन्होंने क्या मना कर दिया, मैं अपनी सीट नहीं दूंगी. तो उनके जब मना करने से जो वाइट मैन है, क्योंकि भाई इनका तो चल ही रहा था, ये तो अमेरिकन थे, तो इनका एक तरीके से क्या चल रहा था, अधिकार चल रहा था, चल नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया. और क्या हुआ, उसके कारण से भाई शुरुआत हुई सिविल राइट्स मूवमेंट की. सिविल से क्या मतलब समझते हो? सिविल मतलब नागरिक बोलते हैं ना, सिविल का अर्थ होता है, मतलब होता है नागरिक. तो सिविल राइट्स मूवमेंट उसके बाद से स्टार्ट हुआ, जो क्या जाके बना आगे, सिविल राइट्स एक्ट 1964. क्या बना वो? सिविल राइट्स एक्ट 1964. आया समझ में. देखिए क्या हुआ भाई, रोजा पार्क ने, इसको भी पढ़ते फिर अच्छे समझते कि आपको क्या समझ में इस चीज से. फिर क्या हुआ, इस सिविल राइट्स एक्ट क्या लेकर आया, प्रोहिबिटेड. इसने क्या प्रोहिबिट करा, प्रोहिबिट करा डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन इन द यूएसए. मतलब यूएसए में क्या चलता था, रिलीजन के बेसिस पे, है ना, और किसके, स्पेशली जो रेस के बेसिस पे, आपके कॉम्प्लेक्शन, आपकी कंट्री के ओरिजिन, आप किस नेशन से, उसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा क्या चलता था,
डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, भेदभाव चलता था कि आप अफ्रीकन अमेरिकन हैं तो आपका स्कूल अलग, आपके लिए ट्रीटमेंट की सुविधाएं अलग, स्कूल में टीचर्स की सुविधाएं भी अच्छी नहीं और वैसी सुविधाएं भी अच्छी नहीं है, अलग अलग स्कूल्स हैं, है ना, आप कहीं बैठे तो आपको उठा दिया जा रहा है, तो ये क्या बात हुई? आप भी तो नागरिक हैं, आप भले स्लेव बन के आए थे, आपके एंसेस्टर्स कभी स्लेव बन के आए होंगे, दैट डजंट मीन, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसा ट्रीट किया जाए। तो ओवरऑल सिविल राइट्स मूवमेंट ये कहता है, जो एक्ट है हमारा 1964, जैसे हमने कहा ना कैसे लागू हुआ, हमने पहले डोमेस्टिक वायलेंस का पढ़ा था कि कैसे वो एक्ट लागू हुआ, ऐसे ये जो एक्ट आया 1964 ये भी एक तरीके की उससे आया, किससे, जब 90, ये भी देखो आप फर्क देखो पहले आप, कब हुआ था 1955 में उन्होंने सीट देने से मना करा, और ये इफेक्ट में कब आया, ये देखो ये एक्ट कब हुआ 1964, लगभग 11 साल का फर्क है कि नहीं है? तो चीज़ें इफेक्ट में आते आते, एक्ट बनते बनते, चीज़ें होते होते टाइम तो लगता है, उस बीच क्या है, पब्लिक की आवाज़ क्रूशल होती है। तो इसमें क्या हुआ भाई, रोजा पार्क ने जब मना कर दिया, सीरियसली उन्होंने मतलब सीरियसली बोली, सीधे सीधे उन्होंने मना कर दिया स्ट्रिक्टली कि नहीं दे सकती सीट, तो बात बढ़ी, बात सामने आई होगी, खबरों में छपी होगी, अखबार न्यूज़ जहाँ भी आई होगी, तो धीरे धीरे सबको पता चला होगा कि ऐसा हो रहा है, और जब लोगों ने और प्रोटेस्ट किया होगा तो एक्ट बना सिविल राइट्स एक्ट इन 1964, जो क्लियरली प्रोहिबिट करता है किस चीज़ का, डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन के बेसिस पे, नेशनल ओरिजिन के बेसिस पे और रेस के बेसिस पे, किसी भी प्रकार का भेदभाव प्रोहिबिट करता है। आई होप आपको ये जो है इवेंट रोजा पार्क का समझ में आ गया होगा, और पहले से भी जिसको पता होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तो आपने कॉमेंट में भी आंसर कर दिया होगा। अब बताओ पूरे समझाए, किस किस को याद आया कि नहीं आया, या लगा कि अरे कुछ नया पढ़ा रहे? आपने 7th में पढ़ा है, आपने ये 7th में पढ़ा है। ओके, अब देखते हैं कैसा चीजें। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस म्युनिसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। जो घूमते हैं ना स्ट्रीट में, फेरी वाले बोलते हैं हम, जिन्हें सामान वगैरह बेचते हैं, हरमाल टाइप का आपने सुना होगा, अब तो याद आ ही गया होगा, हम बोलते फेरी वाले साड़ी, जो सस्ता वस्ता, जो बहुत सस्ता जो है आइटम्स हमें बेचते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, वो आते तो अलग अलग टाइप के उनके पास आइटम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा चीप रेट में होते हैं। कौन नहीं चाहता सस्ता, मतलब कौन पैसा बचाने नहीं चाहता, बहुत रिच, बहुत ज़्यादा कोई रिच हो तो बात अलग है, बट मोस्टली जो 80% 70% जनता है वो यही चाहेगी ना कि मतलब हमें क्या हो, सस्ते में सामान मिले। तो फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, बहुत सी जो म्युनिसिपल लॉज है वो क्या करते हैं, उन्होंने जो स्पेस है म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर आता है, तो उसमें हॉकिंग और स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल कर दी, मतलब मना कर दिया, इलीगल मान दिया, गैर कानूनी मान लिया है कि अगर जो म्युनिसिपल एरिया, जो नगर पालिका वाला बोलते हैं ना, जो वैसा एरिया जो पब्लिक के अच्छे के लिए रहता है, पब्लिक के घूमने वॉक करने के लिए, जिसमें पब्लिक अपना मतलब एक्सेस वाला ऐसा एरिया, अच्छा एरिया, उसमें अगर वेंडर्स घूमेंगे या हॉकिंग वगैरह, हॉकिंग कॉर्नर होंगे, जो खाने पीने का लग रहा था हॉकर्स कॉर्नर बोलते हैं, हॉकिंग होगी और भी चीज़ें, ये वेंडिंग होगी, तो क्या होगा, इलीगल है। आप हमारे एरिया में, हमारी जो लिमिट है म्युनिसिपल की, जो लिमिट बना रखी है उसके अंदर, उस एरिया के अंदर आप ये नहीं कर सकते, ये क्या है, ये इलीगल है। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स। अब क्या होगा, जो कुछ रूल्स हैं उनके लिए कुछ डिस्प्यूट, कोई लड़ाई कोई कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि some rules to keep the public space open so that people can walk on the pavements easily। इसीलिए भी करते हैं ताकि जो पब्लिक है आराम से जो है घूम सके, पब्लिक प्लेसेस एंजॉय कर सके, है ना। तो साफ सफाई होना ज़रूरी है, खाली थोड़ा होना ज़रूरी है। तो अगर ये वेंडर्स हो जाएंगे तो काफ़ी हल्ला गुल्ला, भीड़ वगैरह जमेगी, गंदगी भी होगी साथ में, तो क्या है, ये ठीक है, उनका ये कहना सही है कि अगर आप यहाँ पे ना आएंगे तो इलीगल हो जाएगा, अगर आप आएंगे तो यहाँ पे वेंडिंग करेंगे या हॉकिंग करेंगे तो इलीगल हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक प्लेस है, पब्लिक के घूमने, उनके लिए ओपन स्पेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट however, one also cannot deny that hawkers and vendors provide essential services cheaply and efficiently to the millions living in the city, large city। ये भी कह रहे हैं कि चलो ये बात तो है, बट कॉन्ट्रास्ट में एक बात ये भी है कि ये जो ज़रूरी है, वन कैन नॉट डिनाई, मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि अरे यार, अगर ये वेंडर्स ये जो चीप आइटम्स बेचते हैं, हमें खाने पीने को मिलता है चीप कम रेट में, तो क्या ये बुरा है क्या? हम तो ये बोलेंगे नहीं यार, ये तो बहुत अच्छा है। तो ये फैक्ट लगभग देखा जाए कोई मना नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई डिनाई नहीं कर पाएगा कि कितना ज़्यादा चीप चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं बड़े बड़े शहरों में, लार्ज सिटी में, कि अगर ये होंगे तो हमारा फ़ायदा के लिए, मिलियंस ऑफ पीपल जो है रह रहे हैं अच्छे बड़े बड़े शहरों में, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बोल रही हूँ ना कि लगभग 10 से 15% कोई होंगे जो चाहेंगे नहीं कि सस्ता, हमें तो महंगा खरीदना है। मतलब मन में हर किसी के रहता है कि जितना कम से कम खर्चा हो, जितना कम से कम खर्चा और अच्छी से अच्छी सुविधाएं हमें मिले। हर कोई चाहता है, मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहते हैं, आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं, मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि कम से कम खर्चा और अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले। तो क्या है, क्योंकि ये चीप और एफिशिएंट आइटम्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तो ये फैक्ट भी हम डिनाई नहीं कर सकते। ये रूल्स थोड़ा सा हमें बुरे लगेंगे, बट ये हमारे ओपन स्पेस, हमारे पब्लिक प्लेसेस, इसके लिए यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो ये भी बात सही है।
आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आया कि कुछ भले ये रूल्स बनाए हैं, ये कुछ रूल्स बने हैं बट थोड़ा सा हम इसके अगेंस्ट भी जाते हैं, बट ये हमारे लिए ज़रूरी भी है। आया समझ में? चल, दिस इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये उनके जीविका के लिए बहुत ज़रूरी है कि नहीं? चलो हमारे एंटरटेन या हमारे फायदे के लिए, एंटरटेनमेंट तो नहीं बोलेंगे, हमारे खाने पीने हमारे खर्चे के लिए तो बहुत अच्छा है, बट उनकी लाइवलीहुड के लिए भी ज़रूरी है कि नहीं है? तो क्या अगर ऐसा कुछ लॉ होगा तो हो सकता है वो अगेंस्ट जाए, वो क्लियरली इसके लिए प्रोटेस्ट करें कि आप हमें कैसे यहाँ दुकान नहीं लगाने दे रहे हो या फेरी वगैरह नहीं करने दे रहे हो, तो हमारा घर कैसे चलेगा, हम जिएंगे कैसे? एक तरफ तो आप बात करते हो राइट टू फ्रीडम की, दूसरी तरफ आप हमें एरिया में घुसने नहीं दे रहे कि आप यहाँ पे ये सब नहीं करेंगे, तो बात आ जाती है ना। तो इसीलिए हैंस इफ द लॉ favors one group and disregards the other, it will be controversial and lead to conflict. अब क्या होता है, अगर कानून, अगर भाई गवर्नमेंट को बहुत संभल के चलना पड़ता है, अगर वो एक कम्युनिटी का साथ दे रहा है या एक ग्रुप का फेवर कर रहा है, एक का नहीं कर रहा, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल होंगी, बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ेगा। तो क्या है, हैंस इफ़ द लॉ फेवर, अगर लॉ फेवर करेगा एक ग्रुप का और अग्री करेगा दूसरे ग्रुप की, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रोवर्शियल होगा और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। मतलब अगर एक ग्रुप ये कह रहा है कि ठीक है, ये जो हॉकर से वेंडर से अच्छा है वो हटा दिए, क्योंकि हम घूमेंगे कहाँ, सब जगह तो गंदी हो जाएगी, यहाँ पे गंदगी होगी, भीड़ भड़का जमेगा, तो हम कहाँ घूमेंगे आराम से, हमें स्पेस कहाँ से मिलेगा, इस टाइप से। बट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं अच्छा है, यहाँ पे हमें चीप रेट में चीज़ें मिल जाती हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, एफिशिएंट चीज़ें मिल जाती। तो अगर एक ग्रुप का सपोर्ट करेगा दूसरे का नहीं करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, मम्मी ने दीदी को सपोर्ट करा, मेरे को नहीं करा, तो फिर हो जाती लड़ाई, मम्मी से नाराज़गी। तो ऐसे ही भाई गवर्नमेंट कोई रिस्क नहीं लेगी, तो क्या हो जाएगा मामला, नहीं तो कॉन्ट्रोवर्शियल और लड़ाई होने की संभावना बन जाती है। People who think that the law is not fair can approach the court to decide on the issue. हाँ, अगर जिनको लग रहा है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, अगर उन्हें कोई कानून सही नहीं लग रहा है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में अपील कर सकते हैं इस इशू से रिलेटेड। मान लो कोई इशू है, जैसे अगर वेंडर इनको लग रहा है कि हमें जो हमारे तो जीविका चलती है, हमारा लाइवलीहुड चलता है, इससे हम जी रहे हैं यहाँ पे, तो आप अगर हमें हटा रहे हो, हम कैसे यहाँ पे सामान, मतलब कहाँ बेचेंगे जाके सामान, हमारे घर से पास ही पड़ता है, यहाँ पे लोग काफ़ी हमारे कस्टमर्स भी हैं और आप हमें मना कर रहे हो, तो इसके अगेंस्ट अगर ऐसा लगता है, कोई भी चीज़ के अगेंस्ट लगता है, तो लॉ के अगेंस्ट, तो कोर्ट में जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। The court has the power to modify or cancel laws if it finds that they don't adhere to the constitution. और अच्छी बात यह कि कोर्ट के पास क्या होती है, कोर्ट के पास होती है पावर, कोर्ट के पास होती है पावर। वो क्या कर सकती है, अगर कुछ कानून है तो उसको मॉडिफाई, उसमें अल्टरेशन भी करा सकती है या कैंसिल भी करा सकती है, इफ इट फाइंड्स दैट दे डोंट अडेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर लग रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान कहता है, एक आइडल, क्या संविधान कहता है हमारा, एक आइडल फॉर्म कहता है ना, हमारा संविधान कहता है एक आइडल फॉर्म हो, ये आई है, 9 नहीं है, मेरा आई ऐसी बनता है, चलो आपकी जैसा वाला आई बना देती हूँ, आइडल फॉर्म हो, तो अगर वो नहीं फॉलो हो पा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही चीज़ें बढ़ के आ रही हैं, तो कोर्ट क्या कर सकती है, या तो मॉडिफाई करने को कह सकती है, लॉ में कुछ चेंजेस करो, या चेंजेस से भी अगर कुछ बात नहीं बन रही है तो सीधे सीधे कैंसिल के भी बोल सकती है। मतलब अगर गवर्नमेंट क्या करी, एक ग्रुप या दूसरे ग्रुप का साथ नहीं दे पा रही, तो जो है पीपल क्या कर सकते हैं, पर्सन क्या कर सकता है, कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, और अगर कोर्ट को लग रहा है क्योंकि उनके पास पावर है, तो वो मॉडिफाई भी कर सकती है या कैंसिल भी कर सकती है, अगर कुछ भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन जो कह रहा है उसको फॉलो नहीं करती है। आ गया ना समझ में? अच्छा लगा ना जान के? लाइक करो, फटाफट से लाइक करो, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो और कॉमेंट करना भी। बढ़ते हैं। The photos there showed the different ways in which citizens can protest, campaign and show solidarity. The pictures given on the next page point to another way in which people protest unjust laws. मतलब ये इसी का है, आपके जो बुक का है, बट यहाँ इमेज तो सामने ही लगी, तो इन्हीं का बोल रहे हैं कि लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते, कर रहे हैं ना। अगर कुछ लॉ कानून सही नहीं लग रहा है तो देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरेस्ट अस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स इस तरीके से किसी चीज़ को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो उन्हें सही नहीं लग रहा होगा, जो कानून जो बना होगा, रूल्स बने होंगे, इनको सही नहीं लग रहे होंगे, तो प्रोटेस्ट खुल के कर सकते हैं। हमने देखा था अगर जो है जनता को कुछ पसंद नहीं आ रहा है, लॉज कानून पसंद नहीं आ रहे हैं, तो वो उसके लिए अपनी अनविलिंगनेस शो कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स के थ्रू हो गया, टीवी के थ्रू हो गया, रेडियो के थ्रू हो गया, या पब्लिक मीटिंग के थ्रू हो गया, गैदरिंग के थ्रू हो गया, अपनी जो डिसएग्रीनेस, मतलब अगर वो उनको कह सकते हैं सहमति जो उनकी नहीं है, असहमति अपनी शो कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। देखिए कर रहे हैं ना, तो यही कह रहे हैं कि जो फोटो है, द फोटो देयर शो द डिफरेंट वेज इन विच सिटीजन कैन प्रोटेस्ट, कैंपेन एंड शो सॉलिडेरिटी। मतलब कैसे जो है सिटीजन, ये जो नेक्स्ट पेज के जो बात है ना, कि अनजस्ट जो लॉज हैं, कैसे लोग साथ में मिलकर, सॉलिडेरिटी मतलब एकता से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो उन्हें अगेंस्ट लग रहा है उसके लिए।
आया समझ में? तो इस तरीके से आप अपनी बात रख सकते हो, क्योंकि कुछ लॉज कैसे अनपॉपुलर और कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाते हैं। आगे बढ़े, चलिए। We need to remember that our role as citizens does not end with electing our representative. हमें ये बात ध्यान रखना बहुत 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 ज़रूरी है कि सिर्फ हमारा इतना रोल नहीं है. We need to remember that our role as citizen does not end with what? With electing our representatives. मतलब बस हमने अपने प्रतिनिधित्व चुन लिए, हमारा रोल खत्म हो गया, मस्त अब सोएंगे आराम से, अब हमने चुन लिया, अब जाके वोट दीजिए, धूप धूल में खड़े होके लाइन में लग के बस काम खत्म. नहीं. Rather, it is then that we begin to use newspapers and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their actions when we feel it is required. क्या करना चाहिए हमें? जैसे ही हमने अपने प्रतिनिधित्व को चुना, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना, वो गए पार्लियामेंट में, सांसद में गए, तो हमें अब उनको ट्रैक करना है. बेसिकली क्या करना है? इट इज़ देन रादर दैट वी बिगिन टू यूज़ न्यूज़पेपर. हमें न्यूज़पेपर देखना है, हमें मीडिया को केयरफुली ऑब्जर्व करना है, मीडिया की बातें, और जो चीज़ें हैं वो हमें चार्ट आउट करनी है. हमें चीज़ों को ट्रैक करना है कि जो जो वादे गवर्नमेंट ने किए थे, जो जो वादे इन्होंने किए थे इलेक्शन के टाइम पे, कर रहे हैं पूरा कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. मतलब जो भी लिखा है ना यहाँ पे, चार्ट द वर्क दैट इज बीइंग डन बाय आवर एमपी, मतलब जो काम उन्होंने किया है, पहले बात तो कर रहे हैं नहीं कर रहे. अगर मानो किया है तो उसको भी समझना, उसको भी देखना, और अगर हमें सही नहीं लग रहा है तो हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अपनी राय, अपनी आलोचनाएं दे सकते हैं, जो भी एक्शन वो लग रहा है हमें रिक्वायर्ड हो. मतलब आप समझ रहे हैं कि खाली वोट देकर आगे नहीं. वोट देने के बाद आपसे जो वादे किए गए, आपसे जो कुछ कस्में वादे हाथ छोड़कर ऐसे लिए जाते हैं ना, आप देखते हैं बड़े अच्छे से, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें, शहद टपकती है मुँह से बेसिकली कह लीजिए. तो वही जो शहद टपकाया था, तो वो शहद को अच्छे से, उससे डिश बन रही है नहीं बन रही है, और अच्छी नहीं बन रही तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, उसके लिए एक्शन ले सकते हो. आप डिश की बात करके भूख लगने लग जाती है, बट डिश की हटाते हैं बात. हम यहाँ बात करें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की, जैसे एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम उसके लिए क्रिटिसाइज उनकी बातों को लेके कर सकते हैं, अगर सही से नहीं कर रहे, और एक्शंस भी ले सकते हैं. Thus, what we should bear in mind is that it is extent, involvement and enthusiasm of the people that helps Parliament performs its representative functions properly. इसीलिए अगर people active नहीं होंगे, public ऐसे सुस्त पड़ी है, ठीक है, कोई लॉ बनाया है, हाँ हमें यहाँ जाने से मना करें, नहीं जाएंगे, हमें यहाँ से जाने से, हमें बोला यहाँ जाना तो हम यहाँ जाएंगे, हमें बोला कि इतने देर बस जागना है तो हम इतनी देर जगेंगे, इतनी देर ऑफिस जाना इतनी देर जाएंगे. मतलब जो भी कानून बन रहे, जो भी चीज़ बन रही है, हम चुपचाप, या हमारा मन भी कर रहा है कि हाँ यार मुझे बोलना था, बट कौन करे, कौन मेहनत करे. तो अगर ऐसा ही रहेगा तो हम क्या है, हमारी सरकार भी ढीली रहेगी बेसिकली. अगर हम जो है बहुत ज़्यादा सुस्त रहेंगे तो वो लोग भी सुस्त रहेंगे, क्योंकि उनको पता है जनता तो कुछ प्रोटेस्ट नहीं करी, जनता भी मस्त है, मस्त मौला है. जैसे जैसे जो हम फैसले बनाते हैं, जो भी हम कानून बनाते हैं, चुपचाप मुंह बंद करके फॉलो करते हैं. तो इसीलिए दस व्हाट वी शुड बेयर इन माइंड, हमें ध्यान में अपने दिमाग में क्या रखना है, extend involvement and enthusiasm of the people that helps parliament for perform its representative functions properly. हमें ध्यान रखना है कि जो पार्लियामेंट है अपने जो फंक्शन से, जो चीज़ें हैं क्या कर रही हैं, प्रॉपरली परफॉर्म कर रही हैं या नहीं कर रही, अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही. कैसे हो जाएगा? अगर हम अपने टाइमली हम जो है इनका ट्रैक करते रहेंगे. अगर कुछ सही नहीं लग रहा तो हम मीडिया के थ्रू अपनी बात कन्वे करेंगे, न्यूज़पेपर के थ्रू अपनी बात कन्वे करेंगे, है ना, टीवी के थ्रू अपनी बात कन्वे करेंगे, रेडियो के थ्रू अपनी बात कन्वे करेंगे, पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू करेंगे, तो इन तक भी ये बात डेफिनेटली पहुंचेगी. तो ये काम करेंगे. अगर उनको लग रहा है कहीं से कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो हम क्यों ही काम करेंगे. अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपके घर वाले कुछ नहीं बोल रहे, टीचर कुछ नहीं बोल रही, तो आप वैसे ही रहेंगे. अगर जहाँ आपको लगाम कसी कि तुम्हारे इतने कम मार्क्स क्यों है, तुम्हें तो पढ़ाया था, तुम तो ट्यूशन भी गए थे, तुम तो मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस भी देख रहे थे, कोमल मैम के लेक्चर्स भी देखे, फिर क्यों तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं. तो अब आप पढ़ोगे और अच्छे से ज़्यादा बार वीडियोस देखोगे, है ना, चीज़ों को समझोगे, मन लगा के पढ़ोगे. तो इसीलिए भाई ज़रूरी होता है ये ध्यान में रखना. हमारा रोल बेसिकली सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाता कि हमें सिर्फ वोट देना है, हमें प्रॉपर्ली ट्रैक भी करना है कि जो कस्में वादे हमसे ली गई वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही. अगर कोई काम किया है तो अच्छे से नहीं किया है, अगर हमें गलत लग रहा है तो हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हमें माइंड में ध्यान रखना है कि जो भी इन्वॉल्वमेंट सरकार का रहेगा वो हमसे ही रहेगा. अगर हम एक्टिव रहेंगे तो वो लोग भी एक्टिवली काम करेंगे, हेल्दी परफॉर्म करेंगे. आई होप समझ में आया होगा. इतना इंपॉर्टेंट रोल अभी आपका नहीं है, क्योंकि अभी आप 18+ नहीं होंगे, बट 18+ हो जाएंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी. इसलिए पहले से समझा रहे हैं आपको, क्योंकि आप 18+ तो होंगे ना डेफिनेटली कभी ना कभी, तो पहले से आप समझ लीजिए, इस बात को ध्यान में रख लीजिए. आया
समझ में? लाइक कर दो फटाफट से, जिसको समझ में आ गया है लाइक कर दो फटाफट से। अब हम कुछ ग्लॉसरी के टर्म्स देखेंगे जो इस चैप्टर में आए हैं, जो कभी कभी समझ में नहीं आते, उनका एग्जैक्ट मीनिंग इस चैप्टर से रिलेट करके क्या है वो हम समझेंगे। जैसे अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब देखते हैं, टू गिव वंस कंसेंट टू एंड बी फेवरेबल टुवर्ड्स समथिंग। मतलब क्या है कि किसी ने कुछ कहा है, मतलब किसी ने कुछ बात है, कुछ भी चीज़ है, उसके लिए हम उसके अगर फेवर में है ना। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना, अरे यार छुट्टी में घूमने जाना है समर हॉलीडेज में, पापा तो अप्रूवल नहीं देंगे, अप्रूव नहीं करेंगे यार मेरा। तो अगर जैसे यार टीचर को मैंने बोला कि मैं ये वाला प्ले करूंगा, टीचर का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है, तो टीचर ने अगर अग्री कर लिया तो फेवर में आ गए, तो वो क्या हो जाता है, अप्रूवल हो जाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, अगर चैप्टर के संदर्भ में, अगर चैप्टर से रिलेट करके बात समझे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट रिफर्स बोथ टू द फॉर्मल कॉन्सेंट थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दैट पार्लियामेंट हैज as well as the fact that it needs to continue to enjoy the people's trust। मतलब क्या है इसमें, अगर चैप्टर के बेस पे बात ली जाए तो क्या रिफर करता है, बोथ टू द फॉर्मल कंसेंट थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। कैसे, जो इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स है जिनको हमने चुना है, दैट पार्लियामेंट हैज एज वेल एज द फैक्ट दैट इट नीड्स टू कंटिन्यू टू एंजॉय द पीपल्स ट्रस्ट। इसको क्या है, कंटिन्यूसली पीपल का जो ट्रस्ट है इनको लेंगे, एंजॉय करेंगे। क्यों एंजॉय करेंगे, यानी पीपल का अप्रूवल है, इसमें पब्लिक का अप्रूवल है। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ कानून बना रहे हो, पब्लिक इससे खुश है, अच्छे अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं, यानी पब्लिक का अप्रूवल है, तो ये है अप्रूवल का मीनिंग। देन कोएलिशन, मैंने बहुत अच्छे से बताया था, याद है कि भूल गए? मैंने बताया था अगर सिर्फ ए है तो एक, अगर ए बी सी मिलके कुछ कर रहे हैं काम, अपना जो है एक मोटो पूरा कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, कोएलिशन सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट, पार्टी हमने पढ़ा था। देखते हैं, अ टेम्पररी अलायंस ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टीज इन दिस चैप्टर, मतलब इसमें क्या है, एक टेम्पररी जो पार्टीज हैं साथ में मिल जाना, ये इसका मतलब है। बट चैप्टर के रिगार्डिंग देखें तो इट रिफर्स टू द अलायंस ऑफ फॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर इलेक्शन when no party has been able to get adequate seats to form अ क्लियर मेजोरिटी। हमने भी देखा था कि आजकल क्या होता है, मेजोरिटी पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो पार्टी क्या करती है, उनका सेम मोटो रहता है या 19-20 का भी फर्क रहता है, उन्हें कुछ अच्छा करना होता है, थोड़ा किसी का कुछ और डिफरेंस होता है, बट ये क्या सोचती है कि मेजोरिटी में तो आना है, अकेले हम नहीं आ पा रहे, कोई भी नहीं आ पा रहा, तो हम उससे बोलेंगे कि चल आ रहे क्या साथ में। क्यों, क्योंकि भाई तुम भी हार सकते हो, हम भी क्या है मेजोरिटी में नहीं आ सकते, तो साथ में मिल जाते हैं तो हम मेजोरिटी में रहेंगे। तो क्या होता है, जब पार्टी साथ में मिल जाती है, एक दूसरे से कोऑपरेट करती है, साथ में मिलकर अच्छा काम करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए फॉर्म करती है एक पार्टी, तो क्या हो जाती है, कोएलिशन पार्टी। आया समझ में, वो क्या हो जाती है, कोएलिशन पार्टी। आगे बढ़ते हैं, क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, टू फाइंड फॉल्ट विद और डिसअप्रूव ऑफ अ पर्सन और थिंग। किसी के काम में कुछ भी हमें फॉल्ट मिलना, कुछ भी गलती मिलना, हमें लग रहा है गलती है और हम अपना डिसअप्रूवल शो कर रहे हैं, मतलब हम उससे अग्री नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली क्रिटिसाइज का मतलब ये होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप, जैसे होता है ना कि आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको सही नहीं लग रहा है, तो कोई आपको बोलेगा कि नहीं यार तुम ये जो बोल के गए हो करके गए अच्छा नहीं था, इसमें थोड़ा बदलाव करो, मैं इस चीज़ को लेकर अग्री नहीं करता, तो एक क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बेसिकली आलोचना दे रहे हैं। अब इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो इट रिफर्स टू सिटीजन्स फाइंडिंग फॉल्ट विद द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। अगर जो जनता को लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है ढंग से काम नहीं कर रही, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही, चीज़ों को अच्छे से नहीं कर रही, तो फॉल्ट बता रही हैं, अग्री नहीं कर रही हैं, तो क्या हो जाता है, इसका मतलब क्रिटिसाइज हो जाता है। तो इट रिफर्स टू सिटीजन्स फाइंडिंग फॉल्ट, जब सिटीजन्स कुछ भी फॉल्ट ऐसा फाइंड कर रहे हैं गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में, गवर्नमेंट कुछ काम करे, सरकार के कामों में कुछ गलतियां निकाल रहे हैं या डिसअग्री हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आ गया समझ में क्रिटिसाइज का मतलब। देन इवोल्यूशन देखते हैं, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम अ सिंपल टू अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड इज ऑफन यूज्ड टू डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ स्पीशीज और प्लांट्स और एनिमल्स। यूजुअली जो इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है, आपने सुना होगा साइंस में इवोल्यूशन सुना है, एक वर्ड है, साइंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसमें क्या होता है, जब कोई चीज़ सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनती, मतलब सरल से जटिल की ओर जाती, क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जब ऐसा डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, जब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाता है। यूजुअली ये टर्म जो किस लिए यूज होता है, स्पीशीज के लिए, किसकी स्पीशीज, प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज के लिए यूज होता है। बट इस चैप्टर की तरफ देखते तो समझ में आएगा। In the context of this chapter, it refers to the way in which protecting women against domestic violence developed from an urgently felt need to a new law that can be enforced throughout the country। मतलब क्या है, किसके एग्जाम्पल से समझा, डोमेस्टिक वायलेंस के एग्जाम्पल से समझा जाए तो ये कह रहे हैं कि इट रिफर्स टू द वे इन विच प्रोटेक्टिंग वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस डेवलप फ्रॉम एंड अर्जेंटली फील नीडेड। मतलब
एक औरत है जो सिंपल घर में रहती है, भाई सह रही है, वायलेंस सह रही है, बट अब बात आ जाती है उसकी प्रोटेक्शन की। तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो हमने एक्ट था उसके लिए बात हो रही है कि कैसे उनको चीज़ों को लेकर डेवलप किया गया। फ्रॉम एन अर्जेंटली फेल्ट नीड, मतलब एकदम से नीड है, अगर लग रहा है कि अभी चीज़ ठीक होनी है बट एकदम से तो हो नहीं सकता। अगर वो आए थे ना, वो उसके पास किसके पास हमने देखा था, शाजिया और कौन थी वो, कुसुम, उन लोग वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थे। वो आके बोल रही थी मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, बट क्या है, मैं पुलिस में भी नहीं जा सकती, बस मुझे इतना है कि वायलेंस ना हो मेरे साथ, ये हो जाए चीज़ें। तो एकदम से अर्जेंट बेसिस पे जो नीड थी वो नहीं हो पा रही थी, तो डेवलप फ्रॉम एन अर्जेंटली फेल नीड टू अ न्यू लॉ। अब सोचो, जब ये सिंपल चीज़ थी, सिंपल चीज़ ये थी कि उसने बस इतना मांगा कि मुझे ये चाहिए कि मेरे को मारे पीटे ना, बट ये बात बढ़ते बढ़ते क्या हो गई, एक नया कानून बन गया, एक बड़ा सा एक्ट पास हो गया। कौन सा वाला, किसकी बात हो रही है, वुमेन और डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो रही है। मुझे लिख के बताओ कौन सा एक्ट है, कमेंट में बताओ फटाफट से। टू अ न्यू लॉ दैट कैन बी इन्फोर्स थ्रू आउट द कंट्री, जो किसमें, एक पूरी कंट्री में इन्फोर्स हो गया था, मतलब इवोल्यूशन। समझ रहे हो आप कि सिंपल सा कानून, सिंपल सा एक जो औरत थी उसने सिंपल सी डिमांड की थी कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे बस मेरे हस्बैंड मारे ना। ये बात बढ़ते 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 कितनी बड़ी हो गई कि भाई एक कानून ही पास हो गया, एक कानून ही बन गया, पास हो गया, जिसमें लगभग 15-16 साल लग गए। तो क्या है, इवोल्यूशन, मतलब सिंपल सी चीज़ थी, सिंपल से टर्म से चीज़ कितनी कॉम्प्लेक्स बन गई, डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ चीज़ों के लेके। आया समझ में इवोल्यूशन का मतलब? चल आ गया ना, तो लाइक करो और कमेंट में मुझे बता दिए कि इसको क्या बोलते हैं। अब सेडिशन, this applies to anything that the government might consider as stirring up resistance or rebellion against it. In such cases, the government does not need absolute evidence in order to arrest person. Under the Sedition Act of 1870, the British had a very broad interpretation of what constituted sedition, and what this mean was that they could arrest and detain any person they wanted under this act. The nationalists considered this law arbitrary because persons were arrested for a variety of reasons that were seldom clarified beforehand, and as well as because those arrested were often kept in jail without a trial. अब ये था सेडिशन एक्ट। सेडिशन एक्ट एक आया था, कब था, 1870 में आया था सेडिशन एक्ट। अब ये क्या कह रहा है, इतना बड़ा पैरा मैम, ये लगभग कितने 10 लाइन्स का देखते हैं। दिस अप्लाइज टू एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट माइट कंसिडर एज स्टियरिंग अप रेजिस्टेंस और रिबेलियन अगेंस्ट इट। इसका मतलब ये होता है कि जब सरकार को लगता है कि कोई अगेंस्ट जा रहा है, रिबेल कर रहा है, रिबेल मतलब वही होता है ना, अगेंस्ट जाना, हमारे खिलाफ कुछ बगावत, बेसिकली रिबेल का वर्ड मतलब होता है रिबेलियन, मतलब बगावत जो करता है, बगावती होता है टाइप का, जिद्दी टाइप का, जो रिबेल कर रहा है, कुछ भी रेजिस्ट कर रहा है हमारी चीज़ों को, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसके अगेंस्ट जा सकती है। क्या कर सकती है, कुछ भी इसके अगेंस्ट जो अगर गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है, जा रहे हैं, तो भाई क्या करेगी गवर्नमेंट, देखेगी इसको, ठीक है, ये समझेगी कि आप रिबेल कर रहे हो, आप एक बगावत कर रहे हो। In such cases, the government does not need absolute evidence in order to arrest person. इस केस में ना गवर्नमेंट को कोई एब्सोल्यूट ऐसे वो नहीं चाहिए होते, ये जो सेडिशन होता है इसके बेसिस पे गवर्नमेंट कोई पुख्ता सबूत का इंतजार नहीं करती है कि हाँ हमने कुछ करा, कुछ बोला और ये इसके अगेंस्ट जा रहा है, कुछ बगावत कर रहा है, तो हम सबूत नहीं ढूंढेंगे, हम क्या करेंगे, अरेस्ट करने के ऑर्डर दे देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको अरेस्ट कर दो, अंदर डाल दो जेल में। बोलते हैं ना ससुराल में ले जाना है, वो एक वर्ड यूज होता है मूवीज में, ससुराल मतलब जेल को बोलते हैं, आपको पुलिस स्टेशन में ऐसे जेल कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है आप बगावत कर रहे हो, आपने बगावत करी, हमने जो चीज़ें कुछ करी हमारी चीज़ों को लेके, तो हम प्रूफ नहीं देखेंगे, एविडेंस नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अरेस्ट कर देंगे। तो अंडर द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 द ब्रिटिश हैड अ वेरी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड सेडिशन, एंड व्हाट दिस मेंट वाज दैट दे कुड अरेस्ट एंड डिटेन एनी पर्सन दे वांटेड अंडर दिस एक्ट। अब ब्रिटिशर्स के टाइम की तो बात ही हटा दो, वो तो जिद्दी, उनको तो अपनी चलानी, अपनी मनमानी चलानी, बेचारे को गुलाम बना रखा है, हम लोगों को गुलाम बना के रखा था, तो उनको अपनी मनमानी करनी है। अगर कोई वैसे भी वो काम ही गलत करते थे, जनता को परेशान करते थे, मन माने रूल, मन माने जो पैसे ऐंठना, टैक्स वगैरह लगाना, परेशान करना, रूल्स बनाना, तो अगेंस्ट तो जाते ही थे, रिबेल करते थे, बगावत करते थे, तो क्या करते थे, पकड़ पकड़ के जेल में डाल देते थे। क्या करते थे, ये कब का बना हुआ एक्ट है, लिखा है ना सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, यानी ब्रिटिश के टाइम की भी अगर बात ले लें तो वो यही कह रहे हैं ना कि उनका ये इस चीज़ को लेके ये था कि भाई किसी ने रिबेल करा और उसको अंदर डालो, तो ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड सेडिशन। अब व्हाट इज मेंट वाज दैट दे कुड अरेस्ट एंड डिटेन एनी पर्सन दे वांटेड अंडर दिस एक्ट। उनको लगता है कि अगर इस एक्ट के अंदर, इस चीज़ के अंदर का कोई काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है, तो हम उनको अरेस्ट कर सकते तुरंत में। द नेशनलिस्ट कंसिडर दिस लॉ आर्बिट्ररी। अब भाई जो बगावत कर रहे हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, क्रांतिकारी कह लीजिए, बेसिकली इसका वर्ड एग्जैक्टली वो तो रिवॉल्यूशनरी हो जाता है, बट अगर जो नेशनलिस्ट की बात करें, जो इंडियन लोग जो
उस टाइम पे करते थे मूवमेंट वगैरह, जो हक के लिए लड़ाई करते थे फ्रीडम फाइटर्स, वो इस चीज़ को क्या मानते थे? आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब मैंने कई बार बताया, उसको होता है मनमाना। मनमाना और मनमाना रूल, मनमाने कानून आपने बना दिए। हम कैसे मान लें, हमने अगर अपने अपने हक के लिए बगावत की, कुछ कहा है, तो आप हमें पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हो। तो जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या करा, वो उसको आर्बिट्ररी मानते थे, मनमाने रूल्स मानते थे। बिकॉज पर्सन वर अरेस्टेड फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस दैट वर सेल्डम क्लैरिफाइड बिफोर हैंड एंड एज वेल एज बिकॉज दोज अरेस्टेड वर ऑफन केप्ट इन जेल विदाउट अ ट्रायल। मतलब बिना किसी ट्रायल के, बिना उसके एविडेंसेस के, बिना उनसे पूछे, उनसे एक बार बात करें, उनको डायरेक्टली जेल में डाल दो। क्या होता है आजकल, ऐसा होता है ना, एक ट्रायल होता है, चीज़ें पूछी जाती हैं, उनके वकील भी मिलते हैं, आते हैं, जो भले वो कितना भी बड़ा क्राइम करके आए, वकील तक मिलता है उसको। तो क्या होता है, यानी एक बार उसको भी बोलने का मौका दिया जाता है। यहाँ तो क्या डायरेक्ट अंदर, मतलब आपको लग रहा है आपके खिलाफ बगावत हो रही है, पकड़ के जेल के अंदर, बगावत हो रही है, पकड़ के जेल के अंदर। अब नहीं पूछेंगे, अब नहीं पूछेंगे आपने बगावत की, क्योंकि हमने ये नहीं पूछेंगे आपसे कि आपको लास्ट चांस नहीं देंगे कि आप अपने बारे में कहो, अपनी बात रखो, किसी को लेकर आओ अपने सपोर्ट पे, नहीं, सीधे जेल के अंदर। तो ये है सेडिशन। आया समझ में पूरा? आया समझ में ना तो लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो। अब क्या देखेंगे, रिप्रेसिव। रिप्रेसिव क्या होता है? टू कंट्रोल सिवियरली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्री एंड नेचुरल डेवलपमेंट और एक्सप्रेशन। रिप्रेसिव, नाम से ही लग रहा है, टू कंट्रोल सिवियरली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्री एंड नेचुरल डेवलपमेंट और एक्सप्रेशन। कोई अगर अपने आज़ादी से कुछ कह रहा है, अपना काम करना चाह रहा है, अपनी ओपिनियन देना चाह रहा है, अपने को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, तो उनको क्या करना? रोकना। उनको क्या करना? उनको टू कंट्रोल, उनको क्या करना? कंट्रोल करना। तो कंट्रोल सिवियरली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्री एंड नेचुरल डेवलपमेंट और एक्सप्रेशन। मतलब नेचुरली जो कोई अपना डेवलपमेंट कर रहा है या कोई अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसको रोकना, प्रिवेंट करना, ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल करना बेसिकली। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, अगर इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, संदर्भ में बात करें, तो इट रिफर्स टू लॉज दैट ब्रूटली कंट्रोल पर्सन एंड ऑफन प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर फंडामेंटल राइट्स इन इंक्लूडिंग राइट टू स्पीच एंड असेंबली। अब राइट टू फ्रीडम में क्या होता है? राइट टू फ्रीडम में होता है राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ऐसा कुछ रहता है उसमें, रहता है कि नहीं रहता? पढ़ा था ना हमने बहुत अच्छे से, फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स को क्लियर करा था। तो अगर आपसे फ्रीडम छीना जा रहा है आपको एक्सप्रेस करने का, अगर आप अपनी कुछ बात कहना चाह रहे हो, आपके कुछ डेवलपमेंट को रोका जा रहा है, तो ये क्या है? ये आपको, इसका मतलब होता है रिप्रेसिव। तो यही कह रहा है कि इट रिफर्स टू द लॉज, ऐसे कानून जो बहुत ही ब्रूटली स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं कि आप अपनी बात नहीं कह सकते, आपको कुछ भी अपनी बात रखने और कहने का अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब होता है रिप्रेसिव, ठीक है। तो यही कह रहे हैं ना, इट रिफर्स टू द लॉज दैट ब्रूटली कंट्रोल पर्सन, जो पर्सन को ब्रूटली कंट्रोल करता है, एंड ऑफन प्रिवेंट देम, उनको किस चीज से रोकता है? फॉर एक्सरसाइजिंग देयर फंडामेंटल राइट्स, अपनी जो भी फंडामेंटल राइट्स मिले, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो भी चीजें मिली है, उनको अगर परफॉर्म कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उनको रोक रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो ये क्या हो गई? जबरदस्ती मनमानी की चीज, ये रिप्रेसिव हो गई। उनकी बातों को दबाना, उनके हक को दबाना बेसिकली। आया समझ में? देखते हैं ये अनरिजॉल्व क्या होता है? सिचुएशंस इन विच देयर आर नो ईजी सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम। भाई ऐसी सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिनका ईजी क्या होता है? ईजिली हमें हल नहीं मिलता, सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो उसको अनरिजॉल्व बोलते हैं। आया समझ में? रिजॉल्व होना, सॉल्व होना, अनरिजॉल्व जो सॉल्व ही ना हो पाए, तो क्या हो जाता है? वो ऐसी सिचुएशन जो जिसका प्रॉब्लम का हल नहीं मिल पाए। आया ना समझ में? ओके, चलो। सो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है एंड होता है। बहुत अच्छे से हमने चीज़ों को समझा, एंड में ग्लॉसरीज समझी, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म आपके चैप्टर्स में आए थे आपने सब कुछ समझा। हमने क्या जाना? हमने पार्लियामेंट के बारे में जाना, लोकसभा, राज्यसभा, उसके 2 हाउसेज हैं, बहुत अच्छे से जाना, कितने मेंबर्स होते हैं ये सब जाना। उसके बाद हमने किसके बारे में जाना? कैसे नए लॉज क्रिएट होते हैं, कौन से लॉज? हमने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में जाना। उसके बाद अनपॉपुलर और कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज कैसे कैसे आते हैं, पीपल उनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? अपनी अनविलिंगनेस भी शो कर सकते हैं। तो बेसिकली पार्लियामेंट और उनके लॉज के बारे में इस चैप्टर में हमने समझा और चैप्टर एंड किया। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, उसमें आपको भी पार्टिसिपेट करना है, तो वही वर्क करके आना, क्या? एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट पेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। भाई पार्लियामेंट और हमारे लॉज के बारे में पता होना चाहिए, और आपके क्लासमेट्स को ये भी पता होना चाहिए कि चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।